राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। और काफी दिन बाद में क्लास आई, क्यों आई? क्योंकि साथियों ये टॉपिक काफी बड़ा है। हाँ, मैंने वैसे क्लासेस करवा रखी है और सभी ने कर भी रखी है और कहीं से भी कर रखी होगी, ठीक है ना। तो लगभग लगभग नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, वो हर कहीं से आ जाते हैं जहां से आपने पढ़ा है, जो आपके पास नोट्स है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा डीपली आते हैं, फिर वो आप बोलते हो कि अब पता नहीं, ये तो मिले ही नहीं प्रश्न, कहाँ से कौन सी बुक में मिलेंगे। तो भाई, अगर आप कोई भी टॉपिक को फुल विस्तार से पढ़ते हो ना, तो वहां पर वो प्रश्न मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक में इतना टाइम लगा है। खुद देख सकते हो कितने सारे पेज बने हैं, तब जाकर के आपकी 1857 की क्रांति कंप्लीट हुई है, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, आपको एक जगह सब कुछ मिल जाए। दूसरी चीज और साथियों, कि आपको सीधा यहाँ से नहीं जो पढ़ते हैं आपकी 1857 की क्रांति कब कहाँ से शुरू हुई, कितनी छावनियां सी, ये नहीं। सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति की जो भी व्यू रचना, पहले जो भी सारा कुछ इसके बारे में पढ़ना है, कारण क्या थे, है ना, सब कुछ ये चीजें पढ़नी है आपको। फिर जैसे रेजिडेंसी हो गई और जैसे स्टेट एजेंसी हो गई, ये इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने के बाद में साथियों आपको पढ़ना है, ठीक है ना, छावनियां वगैरह के बाद में। तो अब साथियों सबसे पहले अपने बात करते हैं एक चीज और। जैसे एक मैंने बहुत ही शानदार पेज तैयार किया है और कल मैंने ये इसका पेज भी डाला होगा। जो ग्रुप से जुड़े हैं उनको मैंने कल ये ग्रुप में याद भी करवा दिया होगा, क्योंकि मैंने पहले 5 मिनट पहले बोला था कि ये आप पहले पढ़ लो, उसके बाद में इसकी क्विज करेंगे। सारे के सारे याद हो गए होंगे। और जिनको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो मतलब नोट्स तैयार करें, लिख रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक आधा प्रश्न सीधा टपक जाता है, ठीक है ना। तो मैंने हर चीज को इस तरह से लिखने की कोशिश की है, शानदार तरीके से, ताकि आपको हर, ये देखो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे हर टॉपिक में एक आधे का जैसे व्यक्ति का नाम वहां पर मिल जाता है, कोई अलग अलग जगह देखते हो ना, तो आपको एक जगह मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। टॉपिक के अनुसार आप एक जगह देखते हो तो याद भी हो जाता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको पढ़ना है, ठीक है ना। अब अपने स्टार्ट करते हैं साथियों 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, ठीक है। देखो, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जो कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजस्थान में व्यापक अराजकता स्थिति, यह दिखता नहीं होगा, व्यापक अराजकता स्थिति ने राजपुताना के राज्य को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। यानी कि मराठा और जो पिंडारी है उनसे परेशान होकर के राजपुताना के राज्य को ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था। और ऐसी स्थिति में देसी रियासत है ना, उन्होंने देखो किसके साथ संधियां कर ली। फिर जो देसी रियासत थी, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ में सहायक संधि कर ली थी। अब साथियों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर चीज ना ऐसे विस्तार से पढ़ना है। देखो, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो सबसे ऊपर होती थी। कौन सी? फर्स्ट नंबर पे बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे थे एजीजी, यानी कि जो अजमेर और आबू, माउंट आबू, वहां पर भी बैठते थे, दोनों जगह पर। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके नीचे एजीजी थी, और एजीजी के नीचे पॉलिटिकल एजेंट थे, जो कि रेजिडेंसी लेवल पर नियुक्त किए जाते थे। और पॉलिटिकल एजेंट है, उनके नीचे एडवोकेट जो एजेंट होते थे वो होते थे, जो अलग अलग स्थानों पर होते थे। और इस प्रकार का आप देख सकते हो एक प्रशासन ढांचा था, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तब आप इसको शुरुआती चीज में देखोगे ना, हाँ भी क्या क्या होते थे, है ना। तो भाई सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके नीचे एजीजी होते थे, जो कि अजमेर और आबू में बैठते थे, उसके नीचे पॉलिटिकल एजेंट होते थे, फिर एडवोकेट एजेंट होते थे। तो आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे, रेजिडेंसी पढ़ोगे, है ना, तो ये सारी चीजें मैं करवाऊंगी, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर मैंने लिख रखी है इसमें, ये देखो, ये भी अपने करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ, ये करेंगे। देखो, जैसे ना 5 तो क्या थे, स्टेट एजेंसी थी, और 3 रेजिडेंसी थी। ये आपको थोड़ा सा देखना है, इनकी स्थापना वगैरह देख लेना, मुख्यालय देख लेना, यहाँ से कई बार प्रश्न आ जाते हैं। जैसे रेजिडेंसी तो थी 3, मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, ये 3 रेजिडेंसी थी। और स्टेट एजेंसी थी, ये देखो 5 ये थी, टोटल 8 हो गए। बीकानेर, भरतपुर, अलवर, हाड़ौती, टोंक हो गए, कोटा, झालावाड़, ठीक है ना। तो इनमें आपको कुछ नहीं, एक तो ये देखना है कि जैसे मेवाड़ रेजिडेंसी है, जो भी रेजिडेंसी है या स्टेट एजेंसी है, इनका आपको क्या देखना है, एक तो गठन देखना है, और मुख्यालय कहाँ था ये देखना है, एक पॉलिटिकल एजेंट कौन थे इस समय, बस इतना ही ध्यान रखना है, वो आपको मैं बता दूंगी। तो देखो, ईस्ट इंडिया
कंपनी से क्या कर ली, संधि की। फिर देखो इस सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को न, देखो जो ये सहायक संधि की थी ना, इस सहायक संधि के तहत जो देशी रियासत थी ना साथियों, उसको न केवल ब्रिटिश सेना को अपने पास ही रखना पड़ता था, पास रखने के साथ साथ उनका खर्चा भी उठाना पड़ता था, तो बल्कि उनका खर्चा भी उठाना पड़ता था। उस रियासत के विदेशी संबंध भी देखो ब्रिटिश अधिकारियों के क्या थे, अधीन थे। फिर बात करते हैं सर्वप्रथम अंग्रेजों में सहायक संधि की। ये ध्यान रखना, सबसे पहले सर्वप्रथम अंग्रेजों में सहायक संधि की हैदराबाद के निजाम ने की। ये भी ध्यान रखना, कब की, 1798 में की। ठीक है। अब देखो राजस्थान में पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि करने वाली करौली के राजा हरबख्श जो पाल है करौली के, ये ध्यान रखने आपने, कब की, ये ध्यान रखना है 9 नवंबर 1817 को। ठीक है ना, ये लाइन भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब साथियों आपको जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है भाई, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें आप चाहिए चीज मत इतना ध्यान रखना, बस ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है ना साथियों, आपको ये ध्यान रखनी है कि इनके जो कर्म है, कर्म अनुसार आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर इनके प्रश्न भी पूछे गए, आप ये ट्रिक है, ट्रिक देख लो आप पहले। तो मैं थोड़े से प्रश्न दिखा देती हूँ आपको, किस हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। भाई ये जो नोट्स है ना, सच में खजाना ही है आप सभी के लिए, खुद एक बार देख लो। देखो ये मैंने प्रश्न लिए, कहीं न कहीं ये प्रश्न आपको वापस मिल सकते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया, और कनिष्ठ अनुसंधान में ये 2025 में प्रश्न पूछा गया, CET +2 में पूछा गया, स्कूल व्याख्याता में ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये देखो, ये मैंने लगभग वो प्रश्न भी लिए जो पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये खुद देख लो कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे गए हैं पूरा लेखपाल परीक्षा में, है ना। तो ये कुछ मैंने 2-3 पेज प्रश्न के भी लिए हैं, ताकि आपको पता चले किस हिसाब से प्रश्न होते। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया है कि व्यपगत सिद्धांत के तहत विलय हुए निम्नलिखित राज्यों को काल क्रमानुसार क्रमिक क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। और यहाँ पर आपको 4 दी थी। सबसे पहली आपको 17 ध्यान रखनी है और अंतिम अवध ध्यान रखनी है। 17 और अंतिम अवध, पहले 17 बजाना है और ऐसे याद रह जाएगा, अंतिम में अवध में जाना है, ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो मैं याद करवाऊंगी वहां ट्रिक से आपको। तो आपको देखो यहाँ दिए हुए थे, 1 नंबर पे ये दिया हुआ था ऑप्शन में, 1 2 3 4 सभी दिए हुए थे। तो अगर आपको 17 याद थी तो 17 3 पहले नंबर पर थी। ठीक है ना, फिर थी बघाट सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद में याद दे रखी है वो है उदयपुर, फिर है झांसी। ये थी, ये ऑप्शन सही था। ठीक है ना, और इसको याद करने की मैं आपको 2 ट्रिक बता दूंगी, याद कर लेना। ठीक है ना, सबसे पहले देखो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो व्यपगत सिद्धांत है, इससे पहले साथियों ये पढ़ने आपको देखो कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है, जिसको क्या बोलते हैं, व्यपगत नीति भी बोलते हैं, दत्तक विरोधी नीति भी बोलते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस भी इसको बोलते हैं, यानी कि व्यपगत सिद्धांत इसको बोलते हैं। ठीक है ना, अब साथियों बात करते हैं कि सन 1848 में, कब, सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। ठीक है, उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार हेतु एक नया सिद्धांत, कौन सा नया सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेपिस, यानी जो व्यक्तिगत सिद्धांत है, इसका क्या किया, प्रतिपादन किया लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब साथियों मैं बात करती हूँ दत्तक विरोधी नीति की। आप सभी को पता है दत्तक विरोधी नीति, यानी क्योंकि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया था इन्होंने। तो देखो इसमें यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था ना, तो उसका राज्य है वो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। अगर किसी की खुद की औलाद नहीं है, अगर वो किसी ने पुत्र ले लिया है गोद, तो भाई उसको वो उसका साम्राज्य नहीं मिलता था। तो यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर दिया जाता था, मिला दिया जाता था। शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। ठीक है ना, इसके तहत कुप्रबंध के आधार पर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। कैसे, देख लो आप यहां पर, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो इसमें कालक्रम दिया, आपको ऐसे याद कर लेना है। ये आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी, या तो SJ सज कर सब, कहा, यानी कि सजगे सारा सब, सज कर सब, सज सब कहाँ चले, उज्जैन चले। या तो आप ऐसे याद करना, लास्ट में आपको अवध ध्यान रखने हैं, 17 पहले, लास्ट में अंतिम अवध, 2 तो ऐसे ध्यान रखने, 17 और अंतिम में अवध। देखो सज सब उज्जैन चलो, या तो आप ये ट्रिक ध्यान रख लेना। और अगर आपको वो ट्रिक याद नहीं रहती तो आप ये भी कर सकते हो, सत्यजीत सबल के घाट उद्या हुआ, सत्यजीत सबल के घाट उद्या हुआ झांसी का नाथ, लास्ट में अवध ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो ये भी आप ऐसे याद कर सकते हो।
और ये काफी बार आपने सुनी भी होगी। ठीक, अब देखो सबसे पहले है सज, सज से सतारा, फिर जे से जेसर। आपको अगर क्रम में पूछा जाए सतारा जेसर फिर सबलपुर है, फिर आती है बगाट। सज में सतारा, जे से जेसर, सब सब में संबलपुर, बी से बगाट, और यू से उज्जैन, और जे से झांसी, और इससे एन से क्या आएगा नागपुर। ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगी अवध आएगी। ठीक है ना, तो अवध है ना वो कुशासन का आरोप लगा करके ये रही कब 13 फरवरी 1856 को कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत अवध है इसको भी औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। ठीक है ना, ये तो लास्ट की है अवध। इससे पहले आपको ये ध्यान रखनी है, जिसमें सतारा देखो, सतारा 1848 ईस्वी का ध्यान रखना है, जेसर 1849। अब 1849 वाली दो है, सबसे पहले सतारा देखो, सतारा 1848, जेसर 1849, फिर सबलपुर भी 1849 में, बगाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, और झांसी है वो 1853 में, और नागपुर को 1854 में। आदि रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाकर अंग बना दिया गया। जो अवध है वो लास्ट में कब 13 फरवरी 1856 को अवध ध्यान रखना है। अवध कब है 1856 को, अवध कब 1856 को कुशासन का आरोप लगा करके मिला दिया। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये ठीक है, 13 फरवरी 1856 को कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत अवध है उसको औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया। अब देखो डलहौजी द्वारा नाना साहब दोंदूपंत की पेंशन बंद कर देना। क्या क्या थे ये देखो, अभी पढ़े है ना अपनों ने, कि जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, जो व्यक्तिगत नीति है, इसमें देखो यदि किसी राज्य का शासन बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसका राज्य है वो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था, और शासक को बच्चा गोद लेने की भी क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी। और जो डलहौजी द्वारा जो नाना साहब दोंदूपंत है इसकी पेंशन भी बंद कर दी। क्यों कर दी थी इसकी पेंशन बंद? अब देखो नाना साहब दोंदूपंत ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इसलिए दत्तक पुत्र थे इसलिए इनको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए इनकी क्या थी पेंशन भी बंद करती थी। जो बाजीराव द्वितीय ना साथियों, इनको तो देखो जीवन भर पेंशन मिलती रहती थी अंग्रेजों से, लेकिन 1857 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद में डलहौजी ने जो नाना साहब है दोंदूपंत इनकी पेंशन से मना ही कर दिया था। इनको तो जीवन भर मिलती थी, ठीक है ना, इनको बाजीराव द्वितीय को, लेकिन इनके दत्तक पुत्र थे इसलिए इनकी क्या कर दी थी, बंद कर दी गई थी। ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में क्या क्या होता था ये सब कुछ पढ़ना है, फिर आपको 1857 की क्रांति में जाकर के जाना है। हो सकता है क्लास आपको ये समझने में ही लग जाए, ठीक है ना। डलहौजी द्वारा मुगल, अभी कोई ये नहीं है कि आपको 1857 की क्रांति में सीधा मतलब इसमें स्टार्ट कर दूंगी, हो सकता है क्लास आपको ये सीधी मिल जाए, ठीक है ना। डलहौजी द्वारा मुगल सम्राट व अवध की बेगमों का अपमान करना, ये भी, और 1857 की क्रांति के कारण, तात्कालिक कारण क्या थे ये पढ़ो, ठीक है ना। अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल है वो किसके स्थान पर, नई ये एनफील्ड राइफल ये स्टार्ट की जो कि ब्राउन बेस के स्थान पर सैनिकों को दिए, जिसमें गाय और सुअर की क्या चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे। और क्योंकि जब ये राइफल है इसका यूज करते थे, दांत का प्रयोग किया जाता था तो मुंह में लगती थी ना, तो किसका, गाय और सुअर की चर्बी का इस कारतूस में भरे जाते थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव और उच्च पदों पर नियुक्ति से वंचित करना, ये भी तात्कालिक कारण था, भेदभाव करते थे और उच्च पदों पर नियुक्ति से भी वंचित कर देते। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा सैनिकों के लिए समुद्र पारीय सेवा की अनिवार्यता है वो क्या कर दी थी, लागू कर दी थी। समुद्र पारीय सेवा यानी कि समुद्र पर विदेश में जाकर जो सैनिक थे उनके रूप में सेवा करना, है ना। जब जरूरत पड़ती थी तो भारतीय सैनिक है वो विदेशों से भी लड़ने के लिए कहा भेज दिए जाते थे। तो समुद्री पारीय सेवा की अनिवार्यता क्या कर दी थी, लागू कर दी थी। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति देना। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम 1856 के द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और उन्हें नौकरियों में, पदोन्नति, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा दी गई। तो ये तात्कालिक कारण आपको देखने हैं। और देखो एनफील्ड राइफल का आपको पूछे सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ, किसमें युद्ध में किया गया, तो ये भी ध्यान रखना, कीमिया युद्ध में, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में, कीमिया युद्ध में किया गया। और भारत में इसका प्रशिक्षण है वो जनवरी 1857 में शुरू हुआ। और इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में अफवाह फैली। क्या अफवाह फैली थी कि इस बंदूक के कारतूस में गाय और सुअर की क्या चर्बी लगी होती थी। और इस बंदूक का सर्वप्रथम विरोध है वो देखो 28 फरवरी 1857 को बुरहानपुरा MP छावनी में किया गया। और आर्थिक कारण देख लो भाई
कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचों को छीन भिन्न कर देना और भारत के उद्योग धंधे है, हस्तशिल्प का, ये सब इनका नष्ट कर देना और ग्रामीण हस्तशिल्प कुटीर उद्यमियों का बेरोजगार है ये हो जाना, ये सब के सब आर्थिक कारण थे। अब देखो राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के कारण देखो, राजपूताना के शासकों के साथ सहायक संधियों के बाद, जब राजपूताना के शासक उनके साथ जब सहायक संधि की सहायक संधियों के बाद में अंग्रेजों ने देशी रियासतों के प्रशासन में आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। तो देखो भाई, जब आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करेंगे तो भाई 1857 की क्रांति का आप कह सकते हो हाँ भाई ये कारण होगा, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने रियासती शासकों व सामंतों के विशेष अधिकारों में कटौती कर दी और वह शासक वर्ग की उपेक्षा की, जिससे आम जनमानस में अंग्रेजों के प्रति क्या होगी, जो नकारात्मक धारणा है वो बन गई और अंग्रेज हस्तक्षेप में राज्यों की आय कम हो गई, अंग्रेजी हस्तक्षेप में राज्यों की आय है वो कम हो गई। तो इसलिए शासकों ने जो उनके खुद के अपने खर्चे होते थे, जैसे रानी वगैरह पे लगाना, खुद के जो खर्चे होते थे उनमें उनको कटौती करनी पड़ी थी ना। और ये चीजें कुछ आप ये भी देख सकते हो शॉर्ट में, जो पहली क्लासेस मैंने लगाई है उसमें भी देख सकते हो। यहाँ प्रशासनिक कारण, व्यापारिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, साहित्य कारण, तात्कालिक कारण भी है क्रांति के, ठीक है ना। राजनीतिक कारण हो गए, रियासतों के आंतरिक मामलों में शेप करना, ये सब के सब मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। फिर तात्कालिक कारण, जैसे ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल है, इनका प्रयोग शुरू कर दिया था, जिसमें कारतूस में अभी मैंने बताया गाय और सूअर की चर्बी का, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले आपको जो 3 रेजिडेंसी और 5 जो स्टेट एजेंसी है, यानी कि टोटल 8 हो गए, इनको पढ़ना है। क्या क्या कैसे थी स्थापना हुई, ये सब आपको पढ़ने। एक चीज और बता दूं कि इसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे एजीजी थे जो कि अजमेर और माउंट आबू में बैठते थे। और सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर एजीजी, फिर पॉलिटिकल एजेंट थे जो कि रेजिडेंस लेवल पर क्या किए जाते थे, नियुक्त किए जाते थे। और जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके नीचे एडवोकेट एजेंट होते थे जो अलग अलग स्थानों पर होते थे, यानी कि इस प्रकार का एक क्या था, प्रशासन ढांचा था। तो अब साथियों अपने ये पढ़ेंगे 1857 की क्रांति बाद में, उससे पहले अपने यानी कि उससे पहले जो रेजिडेंसी है और जो स्टेट एजेंसी है उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां से साथियों अपने स्टार्ट करते हैं कि एजीजी ने, जो एजीजी है, इन्होंने राजपूताना क्षेत्र को कई उपभागों यानी कि सब जो डिवीजन है, जो उपभाग है, उनमें विभाजित किया और इन उपभागों पर पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किए थे। मैंने एक चीज बताई थी साथियों आपको कि सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके नीचे एजीजी, फिर पॉलिटिकल एजेंट आते थे, जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो रेजिडेंसी है उनका गठन, मुख्यालय और पॉलिटिकल एजेंट, इतना आपको ध्यान रख लेना है। जहां अब देखो रेजिडेंसी में है और स्टेट एजेंसी में कहीं जगह पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे, जैसे कि बीकानेर स्टेट में नहीं थे और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो वहां पर बीकानेर स्टेट का कोई और दे दिया था कि कौन सा गलत है, पर बीकानेर का तो पॉलिटिकल एजेंट था ही नहीं स्टेट का, तो वहां पर वो ऑप्शन ही गलत था, ठीक है ना। ये शायद 2024-25 में प्रश्न पूछा गया कहीं ना कहीं, मैं सारे देखे प्रश्न, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों रेजिडेंसी के। देखो 3 तो रेजिडेंसी थी, मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, और 5 स्टेट थे। स्टेट एजेंसी कौन सी थी, 5 थी ये। तो अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। मेवाड़ जो रेजिडेंसी है इनका गठन 1818 ईस्वी में, आपको ध्यान रखने गठन का। मेवाड़ रेजिडेंसी का गठन 1818 में, मारवाड़ रेजिडेंसी का गठन भी 1818 में। मेवाड़ और मारवाड़ रेजिडेंसी का दोनों का गठन कब होता है साथियों, 1818 में, ठीक। अब देखो मेवाड़ रेजिडेंसी की बात करते हैं तो मेवाड़ रेजिडेंसी का गठन 1818 में, मुख्यालय इसका निमंद, ये गलत लिखा गया है, निमज कर लेना भाई, इसको कई बार लिखा जाता है, ठीक है। तो मेवाड़ रेजिडेंसी का मुख्यालय नीमच था और बाद में क्या कर दिया गया, इसका जो हाई कोर्ट जो मुख्यालय है वो कर दिया गया साथियों कहां पर, उदयपुर में। और अब इसको ये चीज भी लिखी है कि इनको कितने तोपों की सलामी मिली थी, तो 19 तोपों की सलामी मिली थी। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है, मेवाड़ रेजिडेंसी का गठन 1818 में, मुख्यालय पहले नीमच था बाद में उदयपुर, ठीक है। मेवाड़ रेजिडेंसी के अंतर्गत 3 सलाम रियासतें थी, ठीक है ना। कौन कौन सी 3 सलाम रियासतें थी, जो सैल्यूट स्टेट है वो ये थी साथियों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ थी, जिनको 15 तोपों की क्या थी, सलामी थी, ठीक है ना। यहां पर पॉलिटिकल एजेंट पूछे कि पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेवाड़ रेजिडेंसी के कैप्टन शोवर्स थे, इंपोर्टेंट। मेवाड़ रेजिडेंसी के कैप्टन शोवर्स क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। और उस समय 1857 की क्रांति के समय
तब स्वरूप सिंह क्या थे, महाराणा उस समय थे, और पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स थे। इसमें 3 तो क्या थी, 3 तो ये थे साथियों, जो कि मेवाड़ रेजिडेंसी के अंतर्गत 3 सलामी रियासतें आती थी, ये ध्यान रखनी है आपको। 3 जो सैल्यूट स्टेट है ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसके साथ में एक ठिकाना था कुशलगढ़ जो नो सैल्यूट स्टेट था, ठीक है ना, ये क्या था, ठिकाना था। फिर बात करते हैं मारवाड़ रेजिडेंसी का गठन 1818 में मुख्यालय जोधपुर में था। इसमें भी 3 सैल्यूट स्टेट थे, यानी कि कौन कौन से, एक तो जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखी है कि जोधपुर को 17 तोपों की सलामी थी, लोकल लेवल पर 19, जैसलमेर को 15, सिरोही को भी 15। पॉलिटिकल एजेंट देखो, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सोवर्स थे और मारवाड़ के क्या थे, मैकमोशन थे, ठीक है, जिसमें से एक जयपुर भी आएगी, वो आगे जैसे इस क्रम में मैंने लिखा है, ठीक है ना। मारवाड़ आ गया, फिर मेवाड़ मैंने लिखा है, जयपुर भी रेजिडेंसी आएगी, वो पढ़ेंगे। और अब यहाँ ये बीकानेर स्टेट है, ठीक है ना, ये स्टेट एजेंसी है। बीकानेर की बात करें साथियों, तो बीकानेर देखो, इसका मुख्यालय बीकानेर में ही था। 17 तोपों की बीकानेर को सलामी थी, और इस समय सरदार सिंह थे, ये भी ध्यान रखना आपको, मारना, और पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर नहीं थी। अलवर स्टेट की बात करें तो मुख्यालय भी अलवर, बीकानेर का भी मुख्यालय बीकानेर, इसको भी 17, बीकानेर और अलवर स्टेट को 17 तोपों की सलामी थे। और अलवर के समय शासक विनय सिंह और बीकानेर के समय शासक सरदार सिंह थे। ईस्ट स्टेट एजेंसी यानी कि भरतपुर, जिसको ईस्ट स्टेट एजेंसी बोलते हैं, भरतपुर, इसका मुख्यालय भी भरतपुर था। बीकानेर का बीकानेर, अलवर का अलवर, और भरतपुर का भरतपुर, और इसको भी 17 तोपों की, बीकानेर, अलवर और भरतपुर को 17 तोपों की, लोकल लेवल पर भरतपुर को 19 की, ठीक है ना। भरतपुर देखो, मुख्यालय भी इसका भरतपुर था, और इसकी सैल्यूट स्टेट की बात करें साथियों, है ना, जो कि सलाम रियासतें थी, वो भरतपुर मुख्यालय भी था और सैल्यूट स्टेट भी भरतपुर थी। करौली, धौलपुर, ये 3 तो सैल्यूट स्टेट थी और मुख्यालय भरतपुर था। पॉलिटिकल मॉरिसन एजेंट थी, ठीक है ना। शासक इस समय जसवंत सिंह थे। भले ही आपको ये बोरिंग लगे, आप अब बस अपने जो नोट्स बना रहे हैं, चाहे आप अपने नोट्स में ये चीजें लिख लेना, गठन और मुख्यालय और पॉलिटिकल एजेंट, थोड़ा बहुत एक इनको बाकी को पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर जयपुर रेजिडेंसी साथियों, इसका गठन 1821 में हुआ, मुख्यालय जयपुर में, और सर्वाधिक शक्तिशाली पूछे आपको रेजिडेंसी तो जयपुर रेजिडेंसी थी। और इस समय ये देखो, सैल्यूट स्टेट तो 3 थे, जयपुर और किशनगढ़, और एक लावा था जो नॉन सैल्यूट स्टेट था। और पॉलिटिकल एजेंट जयपुर में विलियम ईडन था, और शासक इस समय कौन से थे, राम सिंह द्वितीय थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रेजिडेंसी के राम सिंह द्वितीय। कोटावाड़ झालावाड़, कोटा झालावाड़ जो एजेंसी थी, स्टेट एजेंसी, कोटावाड़ का कोटा, तो यहाँ पर सैल्यूट स्टेट है वो था झालावाड़ और कोटा, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैंने सलामी भी लिख रखी है कितने तोपों की। फिर बात करते हैं, ये मैंने लिखा है कि सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी था, फिर एजीजी, फिर पॉलिटिकल एजेंट, फिर एडवोकेट एजेंट, इस प्रकार का प्रशासन ढांचा था, ये मैंने बता दिया सबसे पहले, ठीक है। फिर हाड़ौती टोंक की बात करें साथियों, तो मुख्यालय देवली टोंक था। यहाँ पर सैल्यूट स्टेट 3 थे, बूंदी, टोंक, शाहपुरा। टोंक शासक वजीरुद्दीन थे। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था ये, ठीक है। ये सीधे यहाँ पर जो अजमेर मेरवाड़ा था ये केंद्र शासित प्रदेश था, यहाँ सीधे जी द्वारा शासित था ये ना, यानी कि जो गवर्नर जनरल है उनके द्वारा सीधा ये शासित था, ब्रिटिश सरकार के क्या थे, अधीन थे, यानी कि सीधे रियासत के अधीन नहीं था ये अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन है, वो क्रांति के समय यहाँ पर हेड के रूप में नियुक्त थे। अब थोड़ा सा आपको, भाई पहले आप पढ़ते हो ना इनकी जो भी क्या क्या थे कुछ, तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, तो थोड़ा सा आपको ये क्लास में देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी रेगुलर ये क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगी, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट भी है। अब साथियों बात करते हैं, देखो इस प्रकार राजपूतानों में अपना वर्चस्व नियंत्रण स्थापित करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों के मध्य शांति व्यवस्था स्थापित करने का हवाला देकर के रेजिडेंसी के व्यय पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रशासित सैन्य है गठन करने का निर्णय लिया। और इस क्रम में निम्न सेवाएं और जो 6 छावनियां हैं वो गठित की थी। 6 छावनियों को भी पढ़ेंगे जो छावनियां हैं, और ये पहले अपने देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सेवाएं। देखो, एक मेरवाड़ा बटालियन थी जिसका गठन 1822 में किया गया और मुख्यालय ब्यावर में था। मेरवाड़ा बटालियन 1822 में गठन, मुख्यालय ब्यावर। शेखावटी ब्रिगेड का इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है, इसका मुख्यालय 1835 में, शेखावटी स्थापना मुख्यालय इसका झुंझुनू में, स्थापना 1835 में। इसका जो प्रथम कमांडिंग अधिकारी है वो मेजर हेनरी फॉरेस्टर थे, ये भी ध्यान रखना है। जोधपुर लीजन की बात करें, भिल्लों के दमन हेतु अजमेर में इसका गठन किया गया। जोधपुर लीजन का कहाँ, अजमेर में, और किसके दमन, भिल्लों के दमन हेतु किया गया 1836 में। और 1837 में बड़गांव सिरोही में इसका क्या था, मुख्यालय था, स्थापित किया गया, ये भी ध्यान रखना है। और 1842 में कर्नल डाउनिंग ने इसे एरिनपुरा सिरोही में स्थापित किया।
फिर आती है एमबीसी मेवाड़ भील कोप और खानदेश भील कॉर्पस की तर्ज पर स्थापना की गई मेवाड़ भील कॉर्पस की, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष पूछे इसको आपका तो दौलत सिंह, ध्यान रखना है। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर, यानी कि मुख्यालय आपको खेरवाड़ा ध्यान रखना है। अगर आपको इसके केंद्र भी थे, कितने केंद्र थे, 2 केंद्र थे, जो कि खेरवाड़ा केंद्र था और कोटड़ा। देखो मुख्यालय भी खेरवाड़ा था, केंद्र में भी आ जाता है ये, तो यहाँ पर मैंने द्वारा लिख दिया छावनिया केंद्र खेरवाड़ा और कोटड़ा, ठीक है। 1837 में आउटड्रम ने सिफारिश दी और इस पर 1 जनवरी 1841 को महाराणा सरदार सिंह ने एमबीसी की क्या की स्थापना की, मेवाड़ भील कोर्प्स की, ठीक है। फिर आता मीणा रेजिमेंट, इसका जो मुख्यालय साथियों वो देवली छावनी। देखो मेरवाड़ा बटालियन का, ब्यावर शेखावटी ब्रिगेड का झुंझुनू, जोधपुर लीजन की बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय बड़गाम सिरोही में, ठीक है। मीना रेजिमेंट की बात करें तो देवली टोंग और जेडी जो मैकडोनल्ड है, इनके नेतृत्व में 1857 में उदयपुर के मीणाओं के दमन हेतु मीणा बटालियन क्या की गई थी, गठित की गई थी, जिसे 1860-61 में अनियमित सेना बना ली और इसे 1903 में 42वीं देवली रेजिमेंट के रूप में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया गया। 1921 में से रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1922 में मीणा कोर, जो भील मीणा कोर है, इसकी स्थापना कर दी गई और जिसमें एरिनपुरा की कौन सी 43वीं बटालियन भी क्या थी, शामिल थी, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको देख लेना है, ये लो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और ये क्या थी, 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां, इनको अपने आगे पढ़ेंगे। एक बार तो मैंने यहाँ पर एक नजर में आप पढ़ लो इनको, नसीराबाद, ब्यावर, कोटा कैंट आ गई, नीमच कैंट, एमबीसी आ गई, जोधपुर लीजन आ गई, इनको आप एक बार देख लो। यहाँ पर नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है ना। तो और सैनिक टुकड़ी पैदल सेना थी ये, ठीक है ना। तो ये एक बार यहाँ पर आप देख लो, मैं आगे करवाने वाली हूँ। अब बात करते हैं साथियों 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। देखो अंग्रेजों ने उदयपुर रियासत में प्रधान की नियुक्ति को लेकर के क्या क्या कारण थे, उन्होंने उदयपुर रियासत में जो प्रधान की नियुक्ति है उनको लेकर के भी हस्तक्षेप किया और बाद उत्तराधिकारी को चयन को लेकर भी उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया। कोटा राज्य में 1819 में महाराज उमेश सिंह की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी का चयन को लेकर भी क्या किया, हस्तक्षेप किया। और अलवर राज्य में 1815 में राजा बख्तावर सिंह है उनकी मृत्यु के बाद में किया। और भरतपुर में 1825 में बलदेव सिंह की मृत्यु के बाद भी उत्तराधिकारी को लेकर के। और जोधपुर में महाराणा मान सिंह के समय आंतरिक मामलों में और बीकानेर रियासत में महाराजा के विद्रोही जागीरदारों को दबाने में, इन सब में क्या किया, हस्तक्षेप किया। तो इसलिए 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा आप देख सकते हो ये भी कारण था। उत्तराधिकारी के मामलों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप है वो यहाँ पर देख लो, कोटा में 1819, अलवर में 1815, भरतपुर में 1825, इस तरह की, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कि कोटा राज्य के 2 टुकड़े करके नए राज्य की स्थापना की। कोटा राज्य के कितने 2 टुकड़े के, कौन से राज्य की, झालावाड़ की 1838 ईस्वी में स्थापना की। और राज्यों के साथ संधियां करके किस पर अधिकार कर लिया, राज्यों के साथ संधियां करके नमक और अफीम पर क्या कर लिया, अधिकार करना। और अंग्रेजों द्वारा राज्य में ईसाई मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा व समाज सुधार के कार्य प्रारंभ किए और आम जनता ने इसे अपने धर्म व परंपराओं के विरोध माना और अंग्रेज क्या हो गए, विरोधी हो गए। फिर देखो साथियों प्रब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों व क्रूतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। तो इन क्रूतियों में क्या क्या शामिल थे, कन्यावत्था, दासी प्रथा, सती प्रथा, ये सब शामिल थे। फिर देखो साथियों यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं लगभग यहां से जो प्रश्न पूछे गए सारे देखो इंपॉर्टेंट बनता है कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की, कब की, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। 2024 में पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में, ये ध्यान रखना है। फिर देखो राजपुताना रेजिडेंसी के मुख्य अधिकारी थे कौन थे, ये भी ध्यान रखना है। एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और मुख्यालय कौन सा था, अजमेर था, लेकिन अजमेर को 1845 ईस्वी में अजमेर से स्थानांतरित कहां कर दिया गया, आबू में। अब यह साथियों आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया अगर ऑप्शन में 1845 आता है तो 1845 सही है, अगर ऑप्शन में 1856 आता है तो 1856 भी सही है, क्योंकि ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये पूछा गया प्रश्न भी मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर लेती हूँ। ये लो, ये प्रश्न पूछा गया है, ये लो, ये पूरा लेखपाल परीक्षा 2024 में कि
नहीं, ये हाँ, ये भी 2 बार प्रश्न पूछा गया है। ये एक बार तो ये सीधा पूछा गया कि एजीजी मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया, 1856 ईस्वी में। एक तो ये ऐसे प्रश्न पूछा गया, अगर ऑप्शन में 1845 आता तो भाई 1845 भी सही होता। एक बार और भी पूछा गया ये प्रश्न 2024 में कि 1856 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया, यहाँ पर 1856 देकर के पूछा गया, तो नया मुख्यालय किस स्थान पर था, माउंट आबू में था। तो ये प्रश्न भी 2024 में पूछा गया। तो आपको ये 1856 और 1845 दोनों की दोनों डेटें ध्यान रखनी साथियों, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है दोनों के दोनों प्रश्न। और 1845 में इसका मुख्यालय अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया गया। 1845 और 1856 दोनों डेट ध्यान रखनी, दोनों मिलती है। फिर 1857 में राजस्थान के एजीजी जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस थे। आपको एजीजी पूछे 1857 में राजस्थान के कौन थे, जॉर्ज सेंट पैट्रिक लॉरेंस थे। उनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे एजीजी हेनरी लॉरेंस थे, जो इनके भाई थे, ठीक है ना। बाद में इनको वध भेज दिया गया जब बड़ा विद्रोह हुआ उस समय। अब बात करते हैं साथियों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी 1857 की क्रांति के समय। प्रधानमंत्री कौन थे, जॉर्ज पाल्मस्टन थे। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब साथियों एक चीज और देख लो, आप यहाँ पर इसको शॉर्ट में भी देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रखे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और राजस्थान का एजीजी 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और क्रांति की शुरुआत की तय तिथि तो होती है 31 मई 1857 को, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और भारत में होती है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी। राजस्थान में होती है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, 1856 और 1845 दोनों ध्यान रखना इसका। और राजस्थान रेजिडेंस की स्थापना ध्यान रखना 1832 ईस्वी में। फिर देखो 1857 के विप्लव, यानी कि जो बड़ा विद्रोह है, क्रांति विप्लव की बात करें तो एक नीमच से पूछा गया था विप्लव शब्द दे करके कि नीमच में कब क्रांति हुई, ठीक है। तो विप्लव कब हुआ ये पूछा गया था। तो यानी कि बड़ा विद्रोह क्रांति होता है। 1857 के विप्लव के समय राजपूतानों का प्रशासन है वो देखो उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के नियंत्रण में था। किनके कंट्रोल में था, कोलविन के कंट्रोल में था, जिसका मुख्यालय कहाँ था, आगरा में था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शांति व्यवस्था का कार्यालय एजीजी के अधीन था, ये भी ध्यान रखना है। अब साथियों ये इंपॉर्टेंट है, इतना का इतना क्या है, इंपॉर्टेंट है। आरबीसी की 9th की बुक्स में से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वैसे मैंने यहाँ जो भी मैटर लिया है ना, कोई एक बुक से नहीं लिया है, 6-7 बुक्स का मिश्रण है, ठीक है। 6-7 का भी नहीं, इसमें तो आप देख लो कि कोई भी चीज वो नहीं छोड़ी है मैंने। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सेना की 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी, यह प्रश्न पूछा गया है। 6 सैनिक छावनियां थी, कितनी बार पूछ लिया गया। अब इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। कितने थे, 5000 सैनिक थे, यानी कि भारतीय थे, ये ध्यान रखना आपको। परंतु किसी भी छावनी में अंग्रेज सैनिक नहीं था। लेकिन साथियों 5000 सैनिक भारतीय थे और केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। जो सैनिक नहीं थे ये अधिकारी थे। फिर देखो यहां से कितनी बार प्रश्न पूछा गया। एक तो आपको 6 सैनिक छावनियां ध्यान रखनी, कौन कौन सी, नसीराबाद छावनी, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर, नीमच। नसीराबाद अजमेर में, और यहाँ तैनात जो टुकड़ी थी, कौन सी टुकड़ी तैनात थी, तो यहाँ ध्यान रखना 15वीं बंगाल। कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, पूछा गया प्रश्न है। और कोटा जो देवली टोंक है, यहाँ कोटा कंटिनेंजेंट थी। और खेरवाड़ा उदयपुर, यहाँ मेवाड़ भीलकोल थी, एमबीसी। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है कि नसीराबाद की बात करें, आपसे ये प्रश्न पूछा कि सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, बड़ी और शक्तिशाली, तो नसीराबाद थी। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया है। तो नसीराबाद अजमेर में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी शामिल, देवली टोंक कोटा कंटिजेंट जो तैनात टुकड़ी थी, खेरवाड़ा उदयपुर में एमबीसी, मेवाड़ भीलकोल, और जिसने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, मेवाड़ और मेरवाड़ा रेजिडेंस दोनों ने, मेवाड़ी मेवाड़ मेरवाड़ा रेजिडेंस ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ठीक है। एरिनपुरा सिरोही जोधपुर लीजन, और ब्यावर जो कि ब्यावर में, और मेरवाड़ा रेजिमेंट यहाँ पर टुकड़ी तैनात थी। नीमच एमपी में जो कि फर्स्ट बंगाल कैवेलरी क्या थी, यहाँ पर तैनात टुकड़ी थी। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। से अपने करते हैं साथियों। सबसे पहले 1857 की शुरुआत है, अंग्रेजों की तैयारियां वो देखते हैं। तो यहां से पेज आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना इसको, ठीक है ना। यहां से आपका पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहां से आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो विद्रोह की शुरुआत व अंग्रेजों की तैयारियां देखो। 1857 की प्रथम घटना है वो बैरकपुर बंगाल छावनी में कब हुई, 29 मार्च 1857 को हुई।
और यहाँ मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूमंस की क्या कर दी, हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने, ठीक है ना। धक्का किया गया था इनका भाई मुंह से जलाने के लिए, प्रयोग करने के लिए, तो गुस्से में आकर के लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूमंस ने की क्या कर दी, मंगल पांडे ने हत्या कर दी। फिर देखो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत होती है। इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्रांति की शुरुआत है वो उसकी क्रांति की तय तिथि तो की गई थी 31 मई 1857 को, और भारत में जो होती है ये होती है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में। ये भारत की बात कर रहे हैं अपने। और राजस्थान में होती है 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी में। इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। राजपूताना में देसी राज्यों पर कंट्रोल करने के लिए, राजपूताना में जो देसी राज है उन राज्यों में उन पर नियंत्रण करने के लिए पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे जो एजीजी के अधीन काम करते थे भाई। और एजीजी का मुख्यालय कार्यालय है वो कहाँ था, मुख्य कार्यालय है वो कहाँ था, अजमेर था। और ग्रीष्म काल में कहाँ रहता था, गर्मी लगती थी भी तो माउंट आबू में रहता था, तो दोनों जगह जाते थे, ठीक है। तो मेरठ में हुए विद्रोही की सूचना, मेरठ में जो विद्रोह हुआ था क्रांति उसकी सूचना है राजस्थान में तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है उनको देखो कब सूचना प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना है कि मेरठ में विद्रोह हो गया है भाई। और ये विद्रोह की सूचना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इसकी खबर मिलती है, सूचना मिलती है 19 मई 1857 को मिलती है, ठीक है। तब एजीजी लॉरेंस माउंट आबू में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे। उस समय जब सूचना मिलती है उस समय ये गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए थे माउंट आबू। और उस वक्त अजमेर की सुरक्षा में कौन सी, ये भी ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। जब ये पता लगता है, सूचना मिलती है, उस समय ये गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे माउंट आबू में। उस समय है ना, उस वक्त जहां मेरठ में ये होता है, उस समय अजमेर की सुरक्षा के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। तो अजमेर की सुरक्षा के लिए कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 2 टुकड़ियां तैनात थी जो कुछ समय पहले ही मेरठ में आई थी, ठीक है। ऐसी स्थिति में फिर 21 मई 1857 की जो डेट है, इस दिन एजीजी ने क्या किया साथियों, डिसा गुजरात से यूरोपियन सैनिक को अजमेर बुलाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। और जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। फिर देखो 21 में तो ये किया कि यूरोपियन सैनिक है इनको अजमेर बुलाने का आदेश दिया, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ भेज दिया जाता, नसीराबाद। 23 मई 1857 को क्या एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जो कि एजीजी लॉरेंस ने क्या घोषणा पत्र जारी की इन्होंने, कि जिसमें राजस्थान के सभी तो राजाओं और प्रमुख जागीरदारों ने यह अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखेंगे और विद्रोहियों को पकड़ने में कंपनी की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, कंपनी की सहायता करेंगे। उस वक्त अजमेर मेरवाड़ा का जो नागरिक प्रशासन है साथियों, वो किसके हाथ में था, वो किसके जिम्मे में था उस समय में जो नागरिक प्रशासन है वो वहां के तत्कालीन कमिश्नर जो कर्नल डिक्सन है इनके जिम्मे में था। यानी कि इनके हाथ में सारा जो कानून व्यवस्था है, राजस्व, न्याय, जो सामान्य सरकारी जो काम काज है, इन सबकी जिम्मेदारी किनके हाथ में थी, कर्नल डिक्सन के हाथ में थी, ठीक है। तो नागरिक प्रशासन वहां के जो तत्कालीन कमिश्नर डिक्सन इनके हाथ में था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, क्योंकि जो अजमेर है ना वो संपूर्ण राजस्थान के एक तो बीच में था, मध्य में था, और मध्य में होने के साथ में ही वो अंग्रेजों का एक प्रशासनिक मुख्यालय भी था। पता है अभी अजमेर अंग्रेजों का क्या था, प्रशासनिक मुख्यालय भी था और एक राजस्थान के बीच में था। तो इस कारण क्या है, एजीजी ने अजमेर की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। कर्नल डिक्सन ने ब्यावर से लेफ्टिनेंट कर्नल के नेतृत्व में क्या साथियों, एक मेर रेजिमेंट के सैनिकों को कहा अजमेर बुला लिया। ये भी थोड़ा आप देखना, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों कि जोधपुर का जो महाराजा तख्त सिंह है ना, इन्होंने क्या, जो मोक मिशन है उनके आदेश के अनुसार सेना नायक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुशल राज सिंघवी इनके नेतृत्व में जोधपुर की अश्वारोही 2000 घुड़सवार सेना कहाँ, अजमेर की रक्षा के लिए भेजी। इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखना। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह है, इन्होंने किन के आदेश पर, मोक मिशन के आदेश अनुसार सेना नायक कुशलराज सिंघवी है, इनके नेतृत्व में जोधपुर की अश्वारोही 2000 घुड़ सेना है, इनकी सेना अजमेर की रक्षा के लिए भेजी, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। एक तो जहां भी इंपॉर्टेंट लगाया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ में इनके जो पॉलिटिकल एजेंट है इंपॉर्टेंट वाले, ये आपको ध्यान रखने, इसके साथ में एक सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना। इनके ये पॉलिटिकल एजेंट है तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और साथ में जितनी भी रियासत है इनके आपको शासक पढ़ने, यहाँ से एक आधा प्रश्न टपक जाता है।
देखो सबसे पहले तो मेवाड़ रियासत के आपको शासक ध्यान रखने हैं, कौन है? महाराणा स्वरूप सिंह थे। ठीक है, मेवाड़ रियासत के कौन थे उस समय? महाराणा स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मेवाड़ के? सोवर्स। अब देखो पॉलिटिकल मेवाड़ साइड में उदयपुर है, उदयपुर में क्या है? झीलों की नगरी, झीलों की नगरी से यानी कि पानी पानी, तो सोवर्स, आपको सोवर लेना है। ठीक है, इसे याद कर लेना, सोवर्स। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल सोवर्स। मारवाड़ के मैं से मारवाड़ और मैं से मेकमिशन। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल मारवाड़ के मेकमिशन और उस समय शासक तखत सिंह, ध्यान रखना है। मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह, मारवाड़ के तख्त सिंह, कोटा के महाराणा राम सिंह जो द्वितीय थे। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बटन, यानी कि कोट के आपको बटन लगाना है, बटन से मेजर बटन। और जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय और इसके सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर के। और जयपुर के पॉलिटिकल ईडन, ध्यान रखना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। ईडन जयपुर के, बटन कोटा के, मेक मोशन है वो किसके है? मारवाड़ के। शोवर्स किसके थे? मेवाड़ के। भरतपुर के महाराजा शासक कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह थे। और भरतपुर के साथियों आपको ध्यान रखना है जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मोरिसन थे। ठीक है, और झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। करौली के महाराजा मदनपाल, इंपोर्टेंट। और पूछा भी गया धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह। कैसे याद करोगे? धौलपुर से धोने आपको पैर किनके? भगवान जी को, भगवंत जी को, ऐसे याद रखना है। अलवर के बन्ने सिंह आजा चाहे विनय सिंह, ये भी पूछा गया प्रश्न है। शासक कौन थे? अलवर के विनय सिंह। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह। टोंक के, ये भी पूछा गया है, नवाब वजीरुद्दौला। और बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह। और प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। और बूंदी ना राम जी को चढ़ाते हैं ना प्रसाद में, तो राम सिंह। सिरोही, सह से सिरोही, सह से शिव सिंह। और सिरोही, सिर हिलता नहीं है क्या? अपना हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके ना, तो हिल से होल, जेडी होल हिल गया, उनका सिर हिल गया। तो ये पूछा गया है रीट प्री में भी प्रश्न, एक बार और 2 बार 3 बार प्रश्न ये आया हुआ है। किशनगढ़ के कौन है? शासक पृथ्वी सिंह। तो आपको जहां जहां पॉलिटिकल एजेंट जिनके, एक तो पॉलिटिकल एजेंट ध्यान रखने, बाकी सभी के आपको शासक ध्यान रखने। ठीक है, क्लास साथियों एक में नहीं होगी कंप्लीट, काफी बड़ा लिया क्योंकि मैंने पूरे इसका विस्तार, इसमें साथ में जितने भी 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी व्यक्तित्व आते हैं उनको भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, नसीराबाद। अब नसीराबाद की जो क्रांति है वो भी इंपॉर्टेंट है। नसीराबाद से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर विद्रोह कब हुआ? 28 में 1857 को कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद में हुई, BST 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। नसीराबाद छावनी की शुरुआत देखो, सर जो अक्टरौली है इन्होंने अपनी किताब कौन सी? नासिरुद्दौला के नाम पर की। और क्रांति के समय छावनी में, नसीराबाद छावनी में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने की जो टुकड़ी है और जो पहली यानी कि जो फर्स्ट बंबई लॉन्चर्स है, इनके सैनिक क्या थे? विद्यमान थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बात। तो इसमें भी आपको पूछे आगे करेंगे कि विद्रोहियों का साधन है। देखो शामिल कौन कौन थे? 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। यहाँ पर नसीराबाद छावनी 18 मई को क्रांति होती है। भारतीय तोपखाने की टुकड़ी थी और जो फर्स्ट बंबई लॉन्चर्स है ये भी थी। बट ये क्या देते हैं, जो क्रांतिकारी है उनका क्या मतलब साथ नहीं देती है। और जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है ये साथ देती है। अपने पढ़ेंगे तो ये यहाँ से ध्यान रखना है आपको। तो आगे पढ़ने वाले हैं। देखो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की बात करें साथियों, जो मेरठ से कहाँ, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो मेरठ से कहाँ आई थी? अजमेर आई थी। जो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी और उसे अजमेर से कहाँ भेज दिया गया था? नसीराबाद भेज दिया गया था। ठीक है, नसीराबाद में 28 मई को होती है क्रांति। और क्यों? देखिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ध्यान रखिए कहाँ से? मेरठ से अजमेर आती है और अजमेर शस्त्रागार की रक्षा के वहां पर कर रही थी। जो अजमेर शस्त्रागार उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन उसको अजमेर से कहाँ भेज दिया जाता है? इसको 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया जाता है। कल का दिन भाई बहुत ही खराब रहा मेरे लिए तो, क्योंकि कल एक तो 3 बजे के बाद में पूरा दिन मैंने इन्हीं पर लगाई थी क्लास में, उसके बाद में भी 37 मिनट के बाद में चली नहीं, तो मेरा तो सारा दिन ही कहते हैं ना खराब हो गया। उसके बाद में नाइट को अपलोड किया, उसमें भी टाइम लग गया था। तो कभी कभी दिन ही पता नहीं किसके दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह। नसीराबाद पहुंचते ही इनके हथियार क्या कर लिए? जब्त कर लिए गए। ठीक है ना, 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आती कहां से? मेरठ से अजमेर आती है। अजमेर के शस्त्रागार की वहां पर रक्षा करी थी, लेकिन इसको वहां नसीराबाद यहाँ भेज दिया जाता है। और नसीराबाद पहुंचते ही बेचारी का क्या कर लिया भाई? इनको हथियार है वो जब्त कर लियो। और जिससे सैनिकों का अंग्रेजी हुकूमत से विश्वास उठ गया। देखो इनसे भाई
ये आती है इनकी रक्षा के लिए, यहाँ पर आई, लेकिन इनके हथियार ही जब्त कर लिए गए थे, तो इनको ऐसे होगा ना भी हमारे पर विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारे तो हथियार ही जब्त कर लिए, तो गुस्सा तो आएगा ना इनको। तो इनका क्या हुआ, फिर सैनिकों का अंग्रेजी हुकूमत से क्या हो गया इनका, मतलब अंग्रेजों पर से इनका बिल्कुल भी विश्वास हट गया था, भी हमारे से हथियार जब्त कर लिए, हमारे पर विश्वास नहीं है। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए डिस्सा से यूरोपियन सेना व कुछ तोपें मंगवाई गई तथा तथ्य को देखो, फिर ना भारतीय सैनिकों पर ही कंट्रोल रखने के लिए, इन पर कंट्रोल रखने के लिए क्या कर दिया, डिस्सा से यूरोपियन सैनिक बुला ली गई, तोप मंगवाई गई, लेकिन इनको बिल्कुल भी इसकी खबर नहीं थी, ठीक है ना। भारतीय सैनिकों को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि हमारे लिए ये प्लानिंग हो रही है ना, लेकिन यह बात बाद में प्रकट होती है, बाद में पता चलता है, बाद में प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई, ठीक है। फिर नसीराबाद छावनी की बात करें और साथियों, से आपको चीजें जो ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक कौन है, बख्तावर सिंह, ये नेतृत्व करता थे। मैंने एक जगह सारे के सारे लिखे हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी मैं सीधा टेलीग्राम पर ये पेज डाल दूंगी। ये देखो एक जगह जैसे लिखे हुए नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के। एक और साथियों, जो भी रीड के लिए ज्योग्राफी के जिनको भी नोट्स चाहिए ना, तो अभी सारे टॉपिक लगभग कवर हो गए हैं। एक वन्य जीव वाला मैं कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद में खनिज रहता है, सारे टॉपिक हो गए हैं। अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना, ग्रुप में ऐड हो सकते हो, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो भी बोल रहे थे ना कि हमें मैम पूरा हो जाए तो कंप्लीट बता देना, ठीक है ना। तो ये आप एक पेज अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, धौलपुर और एक जो भरतपुर है साथियों, नीमच हो गई, अलवर टोंग, ये अब इनकी आपको डेट अच्छे से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है ना, पूछे जा सकती हैं। धौलपुर का 12 और 27 दोनों ध्यान रखनी है। तो ये देखो अपने क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो नेतृत्व करता था नसीराबाद छावनी को, वो बख्तावर सिंह थे। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी जो मेजर पिचार्ड है, इनसे पूछा, भाई पूछ लिया बख्तावर सिंह ने कि तुम्हें हमारे ऊपर क्या विश्वास नहीं है। उस समय जब ये प्रश्न करते हैं बख्तावर सिंह, तो अंग्रेज जो अधिकारी साथियों, उनका जो जवाब मिला वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था, असंतोषजनक था। तो डिस्सा से यूरोपीय सैनिक व कुछ तोपें मंगवाने की गुप्त योजना का भी सैनिकों को पता चल गया। इससे उत्तेजित होकर के ही, ये गुस्से में आकर के ही देखो नसीराबाद छावनी पर 28 मई 1857 को क्रांति करते हैं, और जो कि दिन में 4 बजे विद्रोह कर दिया। और जो 30वीं बंगाल देखो साथ देती है कौन, देखो यहाँ पर शामिल कौन थी, अभी मैंने बताया कि नसीराबाद छावनी में 15वीं और 30वीं दोनों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। भारतीय तोपखाने की टुकड़ी फर्स्ट बंबई जो लॉन्सर्स है, बट ये साथ नहीं देती है, ये 30वीं है, ये साथ देती है। तो ध्यान रखना है, 30वीं बंगाल इन्फेंट्री ने साथ दिया, विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मारे गए, वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब साथ नहीं देती है, वो देखो यहाँ मौजूद दो फर्स्ट रेजिमेंट बंबई लॉन्सर्स है, ये विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, ठीक है ना। ये लो विद्रोहियों में एक आप ध्यान रखने हैं कि विद्रोही में कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए और घायल कौन से मारे गए, वो ध्यान रखना है। मेजर स्पोर्टिसवुड आप ऐसे रखना, इनको बिल्कुल स्पोर्ट नहीं मिला, मारे गए। कर्नल न्यूबरी हो गयो भाई, ये याद रखियो, मर गयो, बरी हो गयो। और जो घायल हुए देखो लेफ्टिनेंट लोग, भाई पूरो लो की लग गए, घायल हो यानी मरो गो नहीं, ये याद रखो। लेफ्टिनेंट लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइडिंग हो, घायल हो गए, ये याद रख लियो। कर्नल हार्डी ये भी आप ध्यान रख लेना, ये घायल हुए। यहाँ बागी सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया, किसने दिया ये ध्यान रखना, बागी सैनिकों को बंदी बनाने का जो आदेश दिया वो मेजर पिचार्ड ने दिया। और यहाँ मौजूद ये जो फर्स्ट रेजिमेंट है बंबई लॉन्सर्स, ये विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। अंग्रेजों के आदेश की पालना करते हुए विद्रोहियों पर गोली चलाई, परंतु लाइट एक ये ध्यान रखना है कौन सी कंपनियां जिन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। एक तो लाइट एम ग्रेनियड जो कंपनियां, इन्होंने गोली चलाने से क्या कर दिया साथियों, मना कर दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना नेतृत्वकर्ता कौन थे, नसीराबाद में भी बताया बख्तावर सिंह। क्रांतिकारी सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया, शस्त्रागार को लूट लिया। यहाँ सैनिक अधिकारियों की हत्या व नसीराबाद छावनी तथा बाजार को लूट करके 18 जून को वो दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है। फिर देखो साथियों, नीमच में जो विद्रोह क्रांति होती है, नीमच की आपको डेट ध्यान रखनी है। पूछा गया प्रश्न कि नीमच में विप्लव कब हुआ, ये पूछा गया था प्रश्न, तो आप 2024 में, तो ये काफी बार प्रश्न पूछा गया। डेट ध्यान रखना 3 जून को। यहाँ छावनी देखो, नीमच में छावनी तो थी एमपी में, छावनी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसकी जो देखभाल और जिसको कंट्रोल की बात करें साथियों, तो इनकी देखभाल और नियंत्रण है वो मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के पास था। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेवाड़ में आपको याद रखने सोवर, ऐसे देखा शोवर ले रहे हैं, क्यों मेवाड़ में झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर में है, तो शोवर याद रह जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो इनके पास थी नीमच की जो भी देख रेख और नियंत्रण की जो भी था, सब कुछ इनके कंट्रोल में था, इनके देखभाल में था। नसीराबाद के विद्रोह की सूचना
नसीराबाद में जो विद्रोह होता है वो सूचना साथियों नीमच छावनी में पहुंचती है 2 जून को। परेड के मैदान में जो कर्नल एबोट है, इन्होंने भारतीय सेनाओं को क्या भाई गंगा और कुरान की अंग्रेजों के प्रति वो बिल्कुल वफादार रहेंगे, इसलिए क्या दिलवाते हैं, शपथ दिलाई, खुद भी लेते हैं। खुद कर्नल एबोट ने बाइबल को हाथ में लेकर के शपथ ली। और नीमच छावनी के नेतृत्वकर्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, एक पेज पर वे सबको लिख रखा है मैंने, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। फिर देखो साथियों कि 2 जून को मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारियों से अवध को हड़पने से संबंध में प्रश्न किए। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की। क्या उन्होंने अवध पर, देखो अब ना जो 2 जून को मोहम्मद अली बेग है, इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से अवध को हड़पने से एक प्रश्न किया था। क्या किया था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे, ठीक है ना। तो फिर कर्नल एबोट है, इन्होंने किसी भी तरह उसको शांत किया, तो भी शांत करते करते इतना करने के बावजूद भी क्या हो जाता है, नीमच पर 3 जून 1857 को रात्रि 11 बजे विद्रोह भड़क गया, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता अभी बताया मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह है। ये 5 जून को विद्रोही ने आगरा होते हुए कहा दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट पूछे कौन था, तो कप्तान लॉयड था। और नीमच से 2 भागे थे ना 40 अंग्रेज, वो कहां पर किसने शरण दी, तो डूंगलागाम चित्तौड़गढ़ में रूगाराम जाट शरण देते हैं। और मेजर सोवर्स ने मेवाड़ के महाराणा रूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर के डोंगलागांव पहुंचकर क्रांतिकारियों द्वारा घेरे गए अंग्रेज परिवार को मुक्त करवा दिया, ठीक है ना, मुक्त करवा करके उदयपुर पहुंचाया था, ठीक है। तो अगर दिखता नहीं है तो भाई कई बार मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरे को कैमरे में तो इधर से सारा दिखता है, क्यों नीचे दिखता है ना, कैमरे से नहीं देखना होता है, तो कैमरे में तो एक लगा हुआ है ऊपर स्टैंड, तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो देखो बाद में इन्हें मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने जो पिछोला जिले इसके जगमंदिर में क्या दी थी, शरण दी। और देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको ध्यान रखनी है किसको दी थी, तो देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी उदयपुर के प्रधान थे गोकुल चंद मेहता को दी, ठीक है। फिर देखो साथियों और नीमच से देखो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रांतिकारी नीमच छावनी को नष्ट करके वो कहां पहुंचते हैं, नीमच छावनी को नष्ट कर दिया, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा, भीलवाड़ा होते हुए शाहपुरा पहुंचते हैं। यहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह ने सैनिकों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था कर बड़ा ही अवगत करवाया। और शोर्स क्रांतिकारियों का पीछा करने के बाद वापिस नीमच की ओर चले। ये छोटी छोटी चीजें चाहे आप इतना ध्यान मत देना। और रास्ते में शाहपुरा पहुंच गए, यहाँ शासक के किले का दरवाजा नहीं खोला, तो यह नहीं मेवाड़ को सेना कर दी और सावर से नीमच आ गया वापस, ठीक है ना। तो वापस आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो अभी जिससे आप फुल डिटेल से पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है, इसलिए मेरे को तो ज्यादा टाइम लगा, नोट्स में भी पेज भी काफी हो गए। क्रांतिकारी शाहपुरा से निम्बाहेड़ा पहुंचे। क्रांतिकारी फिर शाहपुरा से कहां पहुंचते हैं, निम्बाहेड़ा, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। वहां की जनता से इनका बड़ा स्वागत किया और यहाँ से देवली पहुंचकर देवली छावनी को लूटा। क्रांतिकारी वो टोंक होते हुए आगरा के रास्ते दिल्ली पहुंचे। टोंक में नवाब के अधिकांश सैनिक विद्रोहियों से मिल गए और इसके बाद आगरा पहुंचकर आगरा जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया और सरकारी खजाने को लूटा, ठीक है। फिर देखो जो सोवर्ष मेवाड़ की सेना के साथ नीमच पहुंचता है, तब नीमच आने पर मेवाड़ के सैनिक है वो क्या है, सैनिकों में एक मतलब एक इस प्रकार का धर्म भ्रष्ट करने की एक अफवाह सी फैल गई थी। तब मेजर सोवर्ष के कहने पर अर्जुन सिंह है ना मेवाड़ का जो वकील था, ये वहां पर इस जो धर्म भ्रष्ट की जो अफवाह फैलती इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, वह खाना खा के अफवाह का खंडन करते हैं और आटे में हड्डियों का चूरा मिला का जो अफवाह फैली थी उसका खंडन किया। एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कोटा और बूंदी की सेना भी नीमच पहुंची और 8 जून 1857 को नीमच में पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों, देखो नीमच पर 3 जून डेट ध्यान रखने, 3 जून को क्रांति होती है। देवली की बात करें साथियों, देवली में 5 जून ध्यान रखना है। अब एक पेज पर भी मैंने लिख रखा है, वहां से भी आप अच्छे से याद कर लेना। ये देखो सबसे बड़ी बात तो भरतपुर का इंपोर्टेंट है, भरतपुर 31 मई ध्यान रखना, नसीराबाद इंपोर्टेंट 28 मई ध्यान रखनी है, नीमच 3 जून, देवली में 5 जून, ठीक है ना। और यहाँ पर सबके सब मैंने लिख रखे हैं। भरतपुर के क्रांतिकारी गुर्जर और मेव थे और नसीराबाद का नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे। और एक चीज ध्यान रखना, नीमच के क्रांतिकारी कहाँ थे, देखो देवली में, नीमच वाले देवली में थे और एक अलवर, देवली और अलवर में क्या थे, नीमच के क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। एरिनपुरा में मोती खां, शीतला प्रसाद और तिलकाराम थे। धौलपुर में डेट ध्यान रखनी है, 12 आती है 24 से 27 अक्टूबर दोनों मिलती है, दोनों ही ध्यान रखना, दोनों से प्रश्न पूछे गए। रामचंद्र और हीरालाल कोटा में 15 अक्टूबर को होती है और यहाँ जो क्रांतिकारी थे दयालाल और मेहराब खां, ठीक है ना।
नीमच में कब होती है? 5 जून को। और देवली में भी विद्रोह हो गया, सॉरी नीमच में 3 जून को और देवली में 5 जून को। देवली में 5 जून को क्या विद्रोह हो गया? विद्रोही सैनिकों ने छावनी को आग लगा दी और यहाँ स्थित ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही देवली छावनी से निकालकर जहाजपुर भेज दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, एरिनपुरा इंपॉर्टेंट है। एरिनपुरा वर्तमान सिरोही जिले में, और एरिनपुरा की बात करें साथियों, यहाँ पर जो क्रांति 21 अगस्त को एरिनपुरा छावनी का गठन भी ध्यान रखना 1835 में होता है। और यहाँ साथियों जो टुकड़ी तैनात थी पूछा जा सकता है, और एक पेज पर मैंने सब एक जगह भी लिख रखा है, वो आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये सभी के ना मैंने एक जगह जो तैनात टुकड़ी थी ना वो यहाँ पर सब लिख रखे हैं। इस तरह से आपको एक पेज पर अच्छे तरीके से याद हो सकता है। इंपॉर्टेंट है इतना का इतना सारा पेज ही, ठीक है ना, ये सारा का सारा पेज इंपॉर्टेंट है। देखो बात करें एरिनपुरा में जो तैनात टुकड़ी थी जोधपुर लीजन, खेरवाड़ा में मेवाड़ भीलकोर, लेकिन जो इसमें विद्रोह में भाग नहीं लेती है वो देखो ये दोनों की दोनों मेवाड़ भीलकोर और मेरवाड़ा रेजिडेंट। और सब मैंने लिख रखा है कि कौन कौन से में तैनात टुकड़ी थी, ये इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है ना। ये लो, ये नहीं है भी अब आपको यहाँ पर मैंने इतने सारे मतलब पेज लिख दिए, मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं याद करवाने के लिए। आप अपने को शॉर्ट भी बना सकते हो, और जो कहीं कहीं मैंने एक पेज पे लिखे हैं ना सारी चीजें, तो वो सारी चीजें आ जाती है वहां पर। बहुत सारे पेज ऐसे मैंने ये तैयार किए हैं, ठीक है, तो टाइम लगा इसलिए भी। तो यहाँ पर कौन सी थी? एरिनपुरा में जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी तैनात थी, और यहाँ के 90 पूर्वीय सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू में थे। और इन सैनिकों को नशीराबाद नीमच के विद्रोही की सूचना मिलने पर 21 अगस्त को इन्होंने माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। और इस हमले में हेजीजी लॉरेंस का जो पुत्र था ना, कौन? अलेक्जेंडर लॉरेंस, यानी कि ए लॉरेंस, जो अलेक्जेंडर लॉरेंस था वो घायल हो जाता है। और कप्तान जो प्रशासक जेडी हॉल है ना साथियों, वो पीछे के दरवाजे से भाग गया, और कुछ यूरोपियन सैनिक मारे गए और जो दिल्ली की ओर चल पड़े। और पूर्वीय सैनिक लूट हुए खजाने के साथ माउंट आबू में से 23 अगस्त को एरिनपुरा पहुंचे। अब देखो एरिनपुरा में 23 अगस्त, देखो क्रांति 21 अगस्त ध्यान रखनी है। एरिनपुरा में 23 अगस्त 1857 को सूबेदार मोती खां और शीतला प्रसाद तिलकराम, ये नेतृत्वकर्ता कौन थे एरिनपुरा में? तीनों नाम ध्यान रखने, सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद तिलकराम, इनके नेतृत्व में विद्रोह होता है एरिनपुरा में। और इन्होंने लेफ्टिनेंट कारमोली को बंदी बनाकर साथ चलाने के लिए बाध्य कर दिया। और विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े, ठीक है। फिर देखो साथियों, पहले ये देख लेते हैं, फिर ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो दिल्ली जा रहे थे ना विद्रोही सैनिकों ने, पाली के पास एक गांव था खेरवा गांव, उस पर अपना डेरा डाला। और यही आउवा पाली के ठाकुरा कुशाल सिंह चंपावत, इन्हें क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। इनका प्रमुख कारण क्या था? इनका जो प्रमुख कारण यही था कि ठाकुर कुशल सिंह और जोधपुर के जो महाराजा तख्त सिंह है ना साथियों, इनमें आपसी संबंध तनावपूर्ण थे, यानी कि इनका आपस में क्या था, यानी कि बिल्कुल ये कहते हैं ना कि दोनों की नहीं बनती थी, विरोध था, ठीक है ना। तो ये लाइन देखो, कुशल सिंह का विरोध जोधपुर महाराणा तख्त सिंह से था। और ये बात पूछे कि किस में लिखी है, तो यह बात मेल्सन ने लिखी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। ये चीज आप छोड़ो इसको, ये देखो, इसके साथ मेवाड़ रियासत के गुल्लर ठिकाने के ठाकुर तो बिशन सिंह और आशोप ठिकाने के ठाकुर शिव सिंह इंपॉर्टेंट है। और आलनियावास ठिकाने के ठाकुर अजीत सिंह और लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह, बोगावा के ठाकुर जोत सिंह और बंदावास के ठाकुर प्रेम सिंह, बछवाड़ा के ठाकुर चांद सिंह और तुलगिरी के ठाकुर जगत सिंह के ठाकुर भी अपनी सेना सहित शामिल हो गए। और इस प्रकार क्रांतिकारियों की संख्या देख लो लगभग 6000 हो गई, ठीक है। फिर देखो एजीजी लॉरेंस को अब आउवा में क्रांतिकारियों के जमाव का पता चला, तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहा। और महाराजा के किलेदार अनार सिंह, जिसको ओनार सिंह बोलते हैं, वह फौजदार जो राजमल लोड्डा है, इनके नेतृत्व में एक सेना आउवा के विद्रोही सैनिकों को दबाने के लिए भेजी। अब भिथोड़ा का युद्ध होता है साथियों, जो कि 8 सितंबर को ध्यान रखना है। और गोरे और कारणों का जो चेलावास का है वो आपको ध्यान रखना है 18 सितंबर को, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब भिथोड़ा के युद्ध की बात करते साथियों, ये होता है जो कि 8 सितंबर 1857 को भिथोड़ा पाली युद्ध में आउवा के विद्रोहियों ने अंग्रेजों पर जोधपुर राज्य की सिंह सेना को पराजित किया। और यह भी मैंने लिख रखा है कि कौन सा युद्ध कहां पर होता है, ये सब एक जगह लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक जगह भी लिख रखा है कौन सी डेट को होता है। यह युद्ध क्रांतिकारी की तरफ से
ये युद्ध है क्रांतिकारियों की तरफ से एक तो कुशाल सिंह चंपावत, और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था हीथकोट, जिसको हेड कोच बोलते हैं अंग्रेजी अधिकारी, और जोधपुर सेनापति ओनार सिंह, जिसको अनार सिंह बोलते हैं, और कुशल राज सिंघवी और विजयराज सिंघवी, रायमल इत्यादि इनके मध्य में होता है बिथोड़ा का युद्ध। ध्यान रखना है, जो कि 8 सितंबर 1857 को होता है। लेकिन विजय कौन होते हैं? विजय कुशाल सिंह रहते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावती ये विजय रहते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से हीथकोट है ये बेचारा मारा गया, भाग गया था ये, और वह ओनार सिंह है ये मारा गया था। देखो, कुशाल सिंह विजय होता है, और जो ओनार सिंह है जोधपुर के सेनापति, जिसको ओनार सिंह बोलते हैं, ये मारा जाता है, हीथकोट भाग जाता है अंग्रेज अधिकारी। इस प्रकार जोधपुर की राजकीय सैनिका व सेना व अंग्रेज पराजित हुए, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों चेलावास युद्ध, जिसको गोरे कालों का युद्ध बोलते हैं, 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 को कंपनी की सेना एजीजी पैट्रिक लॉरेंस तथा मैक मोशन के नेतृत्व में तथा जोधपुर राज्य की सेना ने मिलकर आउवा की सेना पर चेलावास में आक्रमण किया। इससे ही काले गोरों का लोगों का युद्ध कहा जाता है। चेलावास का युद्ध है, एजीजी लॉरेंस ने स्वयं आउवा जाने का निश्चय किया और ब्यावर के समीप सशस्त्र बटालियन तैयार कर आउवा की ओर कूच किया। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना ने विजय हासिल की। 18 सितंबर 1857 को आउवा के विद्रोही सैनिकों ने चेलावास के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस और जो मैक मोशन है की सेना को हराया, और मैक मोशन का सिर काट करके आउवा दुर्ग पर लटकाया, और लॉरेंस ने आउवा के निकट एक गांव में शरण ली और अजमेर की तरफ भाग गया। उधर क्रांतिकारी जो शिवनाथ सिंह अशोक ठाकुर, उनके नेतृत्व में दिल्ली की ओर चल पड़ी, जो कि नारनौल में एक, ध्यान रखना है, हरियाणा में एक नारनौल युद्ध जिसको बोलते हैं नसीबपुर का युद्ध, नारनौल युद्ध बोलते हैं जिसको नसीबपुर का, जो कि हरियाणा में जो 16 नवंबर 1857 को होता है, ठीक है ना। और इस जो युद्ध जीतते हैं अंग्रेजों ने जीता था, लेकिन बाद में ये घायल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो नारनौल युद्ध है, अंग्रेज चेलावास में विजय हासिल करने के बाद, चेलावास में जब विजय हासिल करते उसके बाद में क्रांतिकारी 10 अक्टूबर 1857 को शिवनाथ सिंह अशोक के नेतृत्व में दिल्ली कूच करते हैं। नारनौल हरियाणा में 16 नवंबर 1857 को ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से हार गए और गेरार्ड मारा गया। शिवनाथ सिंह ने मारवाड़ लौटकर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इनकी जागीर है वो जब्त कर ली गई, ठीक है। बहुत दिनों बाद लॉरेंस ने डीसा व नशीराबाद से एक बड़ी सेना बुलाकर के कर्नल होम्स के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री सेना आउवा भेजी, और जीत की आशा न देखकर कुशाल सिंह ने लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह इंपोर्टेंट को किले से सुरक्षा सौंपकर सलूम्बर की ओर चला गया। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, अंधकार और वर्षा का फायदा उठाकर के अधिकांश क्रांतिकारी बच निकलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें तो ये मत पढ़ना चाहिए। कर्नल होम्स की सेना ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया। तो आउवा पर आक्रमण 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स की सेना करती है। 24 जनवरी को आउवा व एरिनपुरा के सैनिकों को हरा करके आउवा पर अधिकार कर लिया और 18 क्रांतिकारी मारे गए। आउवा गांव के 124 व्यक्ति को बंदी बना करके गोली मार दी, ठीक है। अंग्रेजों ने आउवा में काफी लूटपाट की। आउवा ठाकुर की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा को अंग्रेज अजमेर ले गए, और जिनकी प्रतिमा में 10 सिर और 54 हाथ है। वर्तमान में यह प्रतिमा कहाँ पर है, सुरक्षित है, तो पाली के बागड़ संग्रहालय में, ठीक है। और कुशाल सिंह को कोठारिया के रावत जोत सिंह ने शरण दी। ये पूछा जा सकता है कि कुशाल सिंह को किसने कह है, कुशाल सिंह को किसने शरण दी, तो कोठारिया के रावत जोत सिंह पूछा भी गया है। कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों के समकक्ष करते हैं आत्मसमर्पण, और जांच हेतु तो एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था मेजर टेलर आयोग, और 10 नवंबर 1860 को टेलर कमिश्नर ने कुशाल सिंह को क्या कर दिया, निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया। मगर जोधपुर शासक उसकी जागीरी का एक बड़ा भाग वो जब्त कर लिया गया, और इनकी जो मृत्यु होती है कुशाल सिंह की 1864 में उदयपुर में हो जाती है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति में जो कोटावाड़ा है, कोटा में क्रांति का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये करते हैं साथियों कल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको धौलपुर का भी पढ़ना है, ये छोड़ने नहीं है। अब जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना भाई, धौलपुर वाले से पूछे गए थे जो 2024 में आप मैंने बताए थे कहाँ पूछे गए, ये भी चीज मैं बता दूंगी। प्रश्न भी लिए मैंने, पूछे गए, ठीक है ना। तो सारा का सारा आपको पढ़ना, देख लो मैंने कहा क्या, ये पेज तो अभी तक आधे है, ठीक है ना, और भी है।
और एक और बता दूं, ये वन्य जीव जंतु वाला आपका भी टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। छोटी छोटी चीजें आपको बेसिक से मतलब इस चीजें में लिखे आपको मतलब समझ आएगा कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, बहिर्स्थानीय संरक्षण क्या है, मतलब इसमें कौन कौन से आते हैं ना, इस तरीके से तैयार किया है भाई। मैं पहले बता रही हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से है। तो ये भी टॉपिक ना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके हो रहे हैं साथ साथ में ही। और जिन्होंने प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक किए है ना, एक 40 पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ये 10th वाली बुक के ना मैंने क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यक्तिगत कालक्रम है उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखे, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, तो स्वामी केशवानंद का भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सीकर जिले के मंगलूना गांव में इनका जन्म होता है। आप मैंने एक जगह लिखी है, बाकी और जो रहते हैं ना उनके भी एक टाइम मिला तो उनके भी आपको लिख करके डाल दूंगी, ठीक है ना। अब कुछ प्रश्न है साथियों, मैं फटाफट करवा देती हूँ। कोटा वाला से कल करेंगे, बाकी जो बचे हैं कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, किस राज्य के शासक ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी महारानी की सुरक्षा के लिए मेवाड़ महाराणा को सहायता मांगी? कोटा, ध्यान रखना। 1857 की आउवा की क्रांति के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह को किसने अपने आचरण दी? अभी मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट है। 2024 में प्रोफेस ये पूछा गया कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में ये कोठारिया के रावत जोधपुर सिंह ने दी थी ये शरण, ये ठाकुर खुशहाल सिंह वाला पूछा गया है। और ये प्रश्न भी पूछा गया, देखो सीटी ग्रेजुएशन 2024 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आज चाहे आपने ना पढ़ा हो, ऐसे प्रश्न कहां से मिले? तो देखो, यह प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह म्यूटनी के संदर्भ में विद्रोह शब्द का यहाँ पर तात्पर्य पूछा है। क्या ये है मुख्य नागरिक आबादी की बगावत से है? फिर कथन ए था विद्रोही म्यूटनी सशस्त्र बलों के भीतर नियमों विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी। क्या ये था? तो कथन दोनों के दोनों सही थे। फिर देखो, किस कवि ने अंग्रेजों के समक्ष झुकने पर, कौन से कवि ने जो अंग्रेजों के समक्ष न झुकने पर सलूम्बर रावत के श्री सिंह की प्रशंसा की थी? वो राघोदास ने की थी। ये भी पूछा गया 2024 में अनुसंधान विधान में विद्वान में। और किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता पहुंचाई थी? वो टोंक में। ये पूरा लेखपाल परीक्षा 2024 में पूछा गया। राजपुताना एजेंसी की इंपॉर्टेंट है, फिर पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई, किस वर्ष बनाई है, किस वर्ष स्थापना की गई, पूछी गई 1832 में। राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा और गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? मेजर लुडलो ने किया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और ये पूछे गए किस किस को क्या क्या कहते हैं। एक पेज मैंने ये भी आपको लिखवा रखा है पूरा का पूरा, अच्छे से आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो भाई, यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए ना, देखो ये पूछा गया है राजस्थान की जलबरी से पूछा गया रीमा दत्तावाड़ा, ठीक है ना। और राजस्थान का अर्जुन किसको कहते हैं? लिम्बाराम को। ये एक पेज पर लिखे, आप चाहे इसका लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये पूरा पेज तो इस पे नहीं आएगा, आधा आधा करके आप ले सकते हो किस किस को क्या क्या कहा गया, ठीक है। ये भी पूछा गया राजस्थान का चंद्रशेखर, ये पूछा गया राजस्थान का दधीजी अर्जुनलाल सेठी को कहा जाता है। ये भी पूछा गया शेर राजस्थान जयनारायण व्यास को। और साथियों, ये जोधपुर का जनित दास बाल मुकुंद बिसा को ये भी पूछा गया है। ये लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। द्रोणाचार्य वाला भी पूछा गया, राजस्थान का द्रोणाचार्य कर्ण सिंह को कहते हैं, तो ठीक है ना। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो मैंने इस हिसाब से एक पेज पर शानदार तरीके से तैयार कर दिए हैं। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, इसलिए टाइम लगा इतना, ठीक है। देखो, यहाँ से ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए। राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास को, ये सारे लिख रखे हैं उसमें। रेल बाबा किशन लाल सोनी को, राजस्थान का द्रोणाचार्य कर्ण सिंह को, राजस्थान का वाटरमेलन राजेंद्र सिंह को, अर्जुन राजस्थान का लिम्बाराम को, राजस्थान का गांधी गोकुल बाई दौलत भट्ट को, ये सारे पूछे गए हैं। और 1857 की नमक संधि के अनुसार जोधपुर राज्य के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कितने उत्पाद केंद्र पट्टे पर किए गए? 4। ये भी पूछा गया। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राम श्याम जी कृष्ण वर्मा को। ये भी पूछा गया। वर्ष 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाला राजपुताना का राज्य मेवाड़, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से सीटी में पूछा गया। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित मुख्यालय का नाम वैदिक यंत्रालय और आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर में, ये एलडीसी में। और स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए? करौली में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये महिला पर्यवेक्षक वाले में पूछा गया है, ठीक है। और देख लो, ये लो, ये मैंने बताए थे ना, ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो भी विलय हुए हैं, ये सब का इनका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, राज्यों का। तो ये प्रश्न भी आपको ये याद करना है ट्रिक से, ठीक है ना। और देख लो, एक प्रश्न, किस इतिहासकार ने यह दृष्टिकोण प्रचलित किया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष था? तो टी.आर. होमस ने। यह भी प्रश्न पूछा गया है। और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले में, जो उनकी सेवा देते थे उनके बदले में जयपुर महाराजा के नाम
जयपुर के महाराजा को इनाम दिया गया, कोटपुतली का परगना दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आप देख लो। अशोक वाला पूछा गया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट है, स्कूल व्याख्या था 2024 में संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह किस ठिकाने था? अशोक से। और ब्रिटिश अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और ये रानीबाई वाला भी पूछा गया। सारे के सारे आप एक बार देख लो, ठीक है ना। बाकी अपने कोटा से करेंगे साथियों कल। आगे की जितनी भी इसकी क्लास आएगी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ठीक है ना। एक देख लोगे तो कोई फायदा नहीं, आपको ये टॉपिक